हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें आज ये लेक्चर 2 है। इसमें हम बात करेंगे कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने प्रत्यावर्ती धारा का जो फार्मूला है कि प्रत्यावर्ती धारा समीकरण कितना होता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने प्रूव किया था। आप लोग उम्मीद करता हूं कि देखे होंगे। और ये भी समझाया था कि प्रत्यावर्ती धारा किस तरीके से, है ना, सुरंग गर्त के रूप में कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, यानी समय के साथ उसका दिशा और परिमाण दोनों बदलता रहता है। अब यहां पे एक पूर्ण चक्र की बात की जा रही है। एक पूर्ण चक्र मतलब टाइम यहां पर 0 है। जब टाइम 0 है तो यहां से मान लीजिए कोई आवेश गति करना शुरू करता है, और एक पूर्ण चक्र मतलब में जो समय लगता है उसे हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो यहां से चला और एक पूर्ण चक्र में कितना धारा का मान होता है, इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में आपको पता है कि उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से बदलता रहता है, और यह प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं कि प्यारे बच्चों, लेक्चर आप लोग पूरा देखा करें, है ना। इसके पहले जो हम लेक्चर दिए हैं उसे भी देखा करें, और जो पढ़ा रहे होते हैं पूरा देखा करें। बाकी ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों ने नोट्स ले रखा है तो अच्छी बात है। यदि किसी बच्चे को लगता है कि नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। व्हाट्सअप कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। चलिए, हाँ भाई, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं है। हम बात करते हैं कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या शुरू करने वाले देखिएगा। एक पूर्ण चक्र, एक पूर्ण चक्र, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, यह थ्योरम है और आज का टास्क है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, कुछ भी कठिन नहीं है। थोड़ा सा समय देंगे, आसानी से बनेगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा समीकरण किस तरीके से चलता है। तो आप लोगों ने भाई मान लिया, एक ये मान लीजिए बाई अक्ष है, ठीक है, और इधर अपना ये एक्स अक्ष है। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा समीकरण किस प्रकार से चलता बच्चों, इस तरीके से सुरंग गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा का एक ग्राफ हो गया कि समय के साथ दिशा में बदलाव होता है। अब हम इसी धारा के लिए बात करें कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, किसी क्षण प्रत्यावर्ती, किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण बताओ कितना होता है। बताओ बच्चा, कितना होता है समीकरण। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, ये हमने कल चर्चा करा था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता होगा कि किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। हम औसत मान निकालना चाहते हैं एक पूर्ण चक्र में। एक पूर्ण चक्र मतलब यहां से शुरू करता है प्यारे बच्चों, और यहां तक एक पूर्ण चक्र कहलाता है। तो पहले तो ये मानकर चलेंगे, क्या मानकर चलेंगे, कि माना अल्प समय में कितना आवेश बहता है ना। माना अल्प समय dt में
परिपथ में dq आवेश प्रवाहित होता है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही तो धारा कहते हैं, प्रवाहित होता है। आप लोग ही बताओ कि धारा कहते किसे हैं, आप लोग बताओ जरा, धारा किसे कहते हैं? आपसे मैं बोल दूं कि धारा है क्या? समय के साथ कितना आवेश बह रहा होता है वो उसकी धारा है। समय के साथ कितना आवेश बहता है बच्चों, उसकी धारा है। तो यहां से मैं आपसे कह दूं कि dq बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे कि सर I इंटू dt हो जाएगा। समय के साथ कितना आवेश बह रहा होता है वो उसकी धारा कहलाती है। ठीक है, समय के साथ कितना आवेश बहता बच्चों, उसकी क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। अब हम बात किसकी कर रहे थे कि एक पूर्ण चक्र में, ये तो अल्प समय के लिए बात की गई, अल्प आवेश है, चार्ज है, एक अल्प समय के लिए बात किया गया बच्चों, एक अल्प समय के लिए। ठीक है, यहां से एक और आप थोड़ा सा एक लाइन और कर दो तो अच्छा रहेगा कि I का मान कितना है बच्चों समीकरण 1 से, तो dq बराबर कितना हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू dt। ठीक, ये अल्प समय के लिए बात की जा रही है। अब हम बात करेंगे एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में क्या बात करेंगे, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मतलब I एवरेज निकालेंगे बच्चों। इसका मतलब 0 से t समय, एक पूर्ण चक्र में कितना लगेगा, 0 से t समय, क्योंकि एक पूर्ण चक्र में लगा समय आवर्तकाल कहता है। 0 से t समय में आवेश, प्रवाहित आवेश का मान है ना, प्रवाहित आवेश, ये आप लोग लिख देना, डिवाइड करके लिखना कुल समयांतराल। ठीक, कुल समयांतराल डिवाइड करके लिख देना। ठीक, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई, ये आसान है। ठीक है, कुल समयांतराल। चलो भाई क्लियर, आगे देखिएगा बच्चा लोग, थोड़ा समझिएगा। I एवरेज की बात की जा रही है, I एवरेज की बात की जा रही है, कुल 0 से t समय के लिए बात की जा रही है। भैया ये कुल भाई छोटा सा चार्ज है ना, हमें उसका समाकलन करना पड़ता है तो बड़े से क्षेत्र का मान आ जाता है। 0 से t समय में टोटल आवेश, मतलब 0 से t समय में आवेश कितना प्रवाह होता है, यानी dq डिवाइड बाय कुल समय अंतराल कितना होता है, t। ओके सर, कि dq का वैल्यू कितना है, 0 से t समय है, कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी और dt डिवाइड बाय अपना t हो गया। t क्या है, समय अंतराल है। t क्या है बच्चा, समय अंतराल है। t क्या है, समय अंतराल है। ओके, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये I नॉट कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, ये t अपना बाहर आ जाएगा। समाकलन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का होगा, साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कास होता है। साइन का समाकलन कितना होता है, माइनस कास होता है। ठीक, क्या होता है, माइनस कास ओमेगा टी। समाकलन जब भी होगा बच्चों, जो कांस्टेंट होगा, जैसे t के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है लेकिन ओमेगा कांस्टेंट है, वो नीचे जाता है।
और अवकलन में सामने आता है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। यहां तक किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस 2 लाइन 3 लाइन और बचा है, ज्यादा लंबा थ्योरम है ही नहीं, ज्यादा लंबा थ्योरम है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके सर, देखिएगा आगे देखते हैं। पहले अपर लिमिट रखा जाता है, क्या आई एवरेज निकाल रहे ना, आई नॉट है ना, ठीक, नीचे अपना टी है ना। पहले अपर लिमिट रखा जाता है, जैसे माइनस था तो माइनस कास ओमेगा, माइनस कास ओमेगा, माइनस कास ओमेगा, ठीक है। टी की जगह कैपिटल टी करेंगे, नीचे डिवाइड में, फिर माइनस लगा करके, फिर माइनस कास, माइनस कास, कास, भाई जीरो रख देंगे, जीरो टी अपान ओमेगा। ओमेगा इंटू जीरो अपान ओमेगा। ये आप लोगों को समझना है। ये कहां से आया सर? फिर समझिएगा। अपर लिमिट टी रखेंगे, टी की जगह कैपिटल टी और फिर टी की जगह जीरो, बीच में माइनस लगाएंगे। बोले सर हर जगह माइनस लगा, देखो भाई कास के साथ तो माइनस है, कास के साथ माइनस, यहां भी बीच में माइनस लगाना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले उच्च सीमा फिर निम्न सीमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई नॉट अपान टी हो गया, ठीक है बच्चा। इसको अपन रहने देते हैं, माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा। देखिए कास जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कास जीरो हो जाएगा। कितना होगा बच्चों? जीरो, कॉस जीरो अपान ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन कास जीरो। अब आप बताओ कास जीरो का मान कितना होता है? कास जीरो का मान 1 होता है। ओमेगा इन सब से बाहर ले लेता हूं, ओमेगा उन सब से मैं बाहर ले लेता हूं, तो यहां पर बच्चा माइनस कास ओमेगा टी और कास जीरो का मान 1 होता है। ठीक सर, ओके। अब देखिएगा यहां पर आप लोग लिख लेना, क्योंकि कास जीरो डिग्री बराबर 1 होता है, कास 0 डिग्री बराबर 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, चूंकि ओमेगा बराबर बताओ कितना होता है? 2 पाई अपान टी होता है। तो टी बराबर कितना होगा बच्चों? तो टी बराबर कितना होगा? 2 पाई अपान ओमेगा। मतलब जहां भी टी है वहां 2 पाई अपान ओमेगा रख दो। जैसे आई नॉट था, ओमेगा है, टी की जगह 2 पाई अपान ओमेगा, ठीक है। माइनस कॉस ओमेगा के जगह 2 पाई अपान टी कर दो, या टी की जगह है 2 पाई अपान ओमेगा कर दो, प्लस में 1। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, बचेगा कितना? ये आई नॉट अपान 2 पाई बचा, ठीक। एक माइनस है, कॉस 2 पाई बचा, प्लस 1। देखो जिस तरीके से कास जीरो का मान 1 होता है, उसी तरीके से कास 180 का मान 1 होता है। तो पाई का मतलब होता है 180, और पाई में चाहे 2 का गुणा करो, 3 का गुणा करो, उन सब का वैल्यू 1 ही आएगा। कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आने वाला है। देखिएगा ना, तो अपने पास आई एवरेज कितना आ गया? देखिए यहां पर अपना आई नॉट था, नीचे 2 पाई भले है, लेकिन यहां पर -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि cos 2 पाई बराबर आपका 1 होता है। cos 2 पाई बराबर 1 होता है, और जब 1 में 1 घट जाएगा तो 0 आएगा। कुल मिलाकर के आई एवरेज का मान 0 आ गया। मतलब आप लोगों ने क्या देखा कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? 0 होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। और एक छोटा सा लेक्चर है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यवर्ती धारा का औसत मान कितना होता है
उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। और जिन बच्चों को भी नोट्स लेना है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, व्हाट्सअप करें, जानकारी लें। मात्र 100 रुपए में ऑल चैप्टर के प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिएगा। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।